प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकाई 2 कक्षा 10वीं सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेटर। ठीक है, इकाई 2 की बात करेंगे। इकाई 1 की हम बात कर चुके थे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खरपतवार को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है। ठीक है, एक तो ये फसल के साथ बगैर बोए उगाते हैं। दूसरी बात, इनकी उपस्थिति किसान को लाभ तो कम देती है लेकिन हानिकारक ये बहुत ज़्यादा है। इन्हें हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहते हैं इन्हें। ठीक है, जैसे ये दूब घास, बरबूदा घास, ये चिनोपोडियम एल्बियम, भतुआ, ठीक है, चौलाई, ये सब क्या है? खरपतवार हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, जो बगैर बोए उगाते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, खरपतवार के मोनोकोट और डाइकोट के प्रकार को लिखिए। खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो पहला है मोनोकोट। मोनोकोट खरपतवार तना खोखला और गोल होता है। इंटरनोड्स छोटे और कठोर होते हैं और पतली लंबी होती है। ठीक है, इंटरनोड्स कठोर और पतले लंबे होते हैं और समांतर बैन होती है। अधिकांश घास इस समूह में संबंधित है, जैसे दूब, मोथा, क्रैब घास आदि। ठीक है, मोनोकोट में ऐसे खरपतवार आते हैं जिनकी पत्ती कैसी होती है? सक्रिय होती है। जैसे दूब घास। दूब घास आप देख रहे होंगे, ये दूब घास है, ये मोथा है। ठीक, ये दूब घास, ये मोथा, और ये मकड़ा घास है। मकड़ी जैसी है ना, छिछलती है, मकड़ा घास है। ठीक है, ये खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय हैं, ये सक्रिय रूप से मोनोकोट्स खरपतवार कहलाते हैं। डाइकोट्स खरपतवार देख लेते हैं। खरपतवार जिसमें चौड़ी पत्ती वाले ट्रैप रूट प्रणाली होती है। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले ट्रैप रूट प्रणाली होती है। पत्तियों का सिरा जाली होती है, फूल पैदा करती हैं, जैसे भतुआ, चौलाई आदि। चिनोपोडियम एल्बम भतुआ को वनस्पतिक नाम बोलते हैं, अमरैंथस स्पीसीज चौलाई को बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ये भतुआ है, मैं दिखाऊं आपको। ये देखें, चिनोपोडियम एल्बम, ये भतुआ है। ठीक ना बच्चों, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। ठीक है, डाइकोट जैसे बोलते हैं ना, मोनोकोट सक्रिय पत्ती, दोनों चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपकी चौलाई है, देख रहे हैं आप, ये चौलाई है, अमरैंथस स्पीसीज। ओके, ठीक। हाँ, चौड़ी पत्ती सेजेस में कठोर त्रिकोणीय तना होता है और घास की तरह दिखता है। पत्तियां तने प्रत्येक। हाँ, एक और इसमें होता है सेजेस। ठीक है, जो कि अपने इसमें क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है ना। पूछा गया क्या? जो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोकोट और डाइकोट के प्रकार को लिखिए, बस दो ही पूछे गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा, मिट्टी का सौरकरण से क्या तात्पर्य है? सौरकरण क्या होता है? सौर सूरज से होता है, करण यानी किरणें होती हैं, तो सूरज की किरणें, ये समझो आप। ठीक है, तो मिट्टी में सूरज की किरणें पड़ने से है। मिट्टी का सूर्यकरण, इसको पढ़ लेते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के माध्यम से मिट्टी के तापमान को बढ़ाने की विधि है। ठीक है, मिट्टी में सूरज के तापमान बढ़े जिससे तापमान बढ़ जाए, ताकि यह बीज खरपतवार के अन्य प्रसार को नष्ट कर दे। 4 से 6 सप्ताह के लिए अत्यधिक गर्मी के दौरान काली पॉलीथीन के साथ मिट्टी को कवर करके सौरीकरण किया जाता है। धूप की तीव्रता के आधार पर मिट्टी का तापमान 40 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस विधि द्वारा कई बार से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब 4 से 6 सप्ताह के लिए गर्मी में क्या खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉलीथीन कवर करके, जिससे क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है और बहुत सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, उनके बीज नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से देखें आप, ये मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन बिछा दी और सूर्य का प्रकाश पड़ने दिया 4 से 6 महीने के लिए, तो क्या होगा, अंदर के सभी
बीज जो हो खरपतवार के वो नष्ट होंगे और कीड़े मकोड़ों के अंडे, लार्वा ये सब खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी मिट्टी इन सब चीज़ों से बच जाएगी, है ना, कीड़ों वगैरह से। तो इसे क्या कहेंगे, मिट्टी का सौरीकरण। ठीक, टेम्परेचर कितना रखता है, 40 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, लघु प्रश्न है यहाँ से एक। पहला है चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में अंतर लिखना है। चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले। अंतर की बात करें, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, मैंने इमेज भी लगा रखी है। चौड़ी पत्ती वाला है, सकरी पत्ती वाला है, इसमें अंतर आप खुद देख लेंगे। पहला है 2 बीज पत्ते होते हैं कॉटिलेडन। देखो इसमें 2 बीज पत्ते होते हैं, एक इस साइड पत्ता होगा तो एक इस साइड होगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, केवल एक बीज पत्ता होता है, एक पत्ता होता है, कहीं भी साइड होगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है। पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, इसकी चौड़ी हैं, इसकी पत्तियाँ सक्रिय होती हैं, संकीर्ण होती हैं। ठीक है, ये 2 अंतर आप जान लेंगे। पत्तियों पर सिराएँ शाखाबद्ध जालीदार होती हैं। पत्तियों पर सिराएँ देखो जालीदार होती हैं, है ना। पत्तियों की समांतर रेखाएं होती हैं, इसमें समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, चौथा है तने अक्सर शाखाओं वाले होते हैं। ठीक है, तने, जायज़ बात है, चौड़ी पत्ती वाले में तने कैसे होते हैं, शाखा रहती है बड़ी, और इसमें शाखा रहित रहती है, इसमें शाखा नहीं रहती, केवल पत्ते पत्ते रहते हैं। ठीक है, सकरी पत्ती में। पांचवा है दिखावटी फूल होते हैं इसमें। इसमें जो फूल होते हैं देख रहे होंगे आप ऊपर, ये फूल दिख रहे हैं, लेकिन इसके फूल अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ठीक, ये बेसिक अंतर है। 5 अंतर हैं जो आप चौड़ी पत्ती को देख के और सकरी पत्ती देख के आप समझ जाएंगे क्या अंतर है। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ लें। ओके गाइस, आज का अगला क्वेश्चन है खरपतवार नाशी स्प्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण। अब खरपतवार नाशी होता है जो दवाई डालते हैं अपन खरपतवार ख़त्म करने के लिए, तो उनके लिए क्या इस उपकरण उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक उपकरण है। पहला है स्प्रेयर। 2 प्रकार के स्प्रेयर का उपयोग सब्जी फसलों में हर्बिसाइड, नैपसेक और फुट स्प्रेयर छिड़काव और कीटनाशक, कवचनाशी, घुलनशील उर्वरकों आदि के लिए भी किया जाता है। नैपसेक स्प्रेयर कौन सा होता है, ये आपके ऊपर बना है। ठीक है, ये क्या है, नैपसेक स्प्रेयर। ठीक है, हैंड लेयर ये है, डिलीवरी हॉर्स, डबल बेयरिंग, प्लास्टिक स्टिक, कॉटन बॉल्ट, ये देख लेंगे आप। ये क्या है, नैपसेक स्प्रेयर, जिससे हम क्या दवाइयों का स्प्रे करते हैं। ठीक है, अगला है फुट स्प्रेयर। फुट स्प्रेयर को मैं दिखा दूं, नैपसेक और फुट स्प्रेयर, इसको फुट स्प्रेयर को दिखा दूं इमेज में। ये आप देख सकते हैं, ये फुट स्प्रेयर है जिसे पैर से चलाया जाता है ना। फुट यानी पैर, पैर से चलाया जाता है, यहाँ पैर रख के चलाया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों को इससे दवा खींची जाती है फुट स्प्रेयर से। ठीक है ना, तो ये फुट स्प्रेयर है, आप दोनों चीज़ जान गए हैं। दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डस्टर का उपयोग पाउडर के रूप में कवकनाशी, कीटनाशी, हर्बिसाइड को फैलाने के लिए किया जाता है। अब चूँकि जो डस्टर आता है, डस्ट आता है पाउडर फॉर्म में, उसको कीटनाशी और हर्बिसाइड को फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा, खरपतवार के कारण होने वाले नुकसान को लिखिए। अब खरपतवार के कारण क्या नुकसान होता है, तो इसके नुकसान को देख, खेती की लागत को में वृद्धि, सब्जी खेत से खरपतवार को हटाने के लिए जुताई कार्यों की आवश्यकता होती है, जो फसल उत्पादन की कुल खर्च का लगभग 25 से 30% है। खरपतवार के गंभीर संक्रमण के मामले में खरपतवारों को हटाने के लिए नियमित रूप से निराई करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी नुकसान कितने, खरपतवारों से नुकसान कितना होता है, 25 से 30% तक नुकसान देखा गया है फसल उत्पादन पर। ठीक है, खरपतवारों के कारण। जो खरपतवारों को हटाने के लिए निराई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, निराई के माध्यम से, अधिक, जिसमें श्रम अधिक लगता है। ठीक है, तो इससे नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, 25 से 30% तक नुकसान हो जाता है, अधिक इससे अधिक भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सब्जी के खेतों में इससे जुताई के कारण जुताई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इमेज मैंने डाली है, सभी चीज़ की इमेज लगभग डाली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ गन्ना बोया गया है, बगल में खरपतवार हो गए हैं। तो क्या करेंगे, खरपतवार गन्ने के पोषक तत्व खींच लेंगे और ये अपनी ग्रोथ करेंगे, तो गन्ना अपना हेल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कई सारे इसमें बीमारियाँ आएंगी और अच्छा मोटा गन्ना नहीं होगा, है ना।
तो ये सब खरपतवार के कारण होता है। तो 25 से 30% क्या होगी, उपज कम जाएगी गन्ना की। ठीक है बच्चों। हाँ, नुकसान कुछ और दिए हैं जो पढ़ लेंगे अपन, है ना। फसल उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। खरपतवार संक्रमण से फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है। विशेष रूप से पत्तेदार सब्जियों को खरपतवार के संक्रमण से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों के बीज का आकार बहुत कम होता है, इसलिए बीज के मिश्रण की संभावना अधिक होती है। ठीक है, बीज भी मिल जाता है। ठीक है, अगर खरपतवार होगा तो बीज प्योर बीज नहीं आएगा, मिक्स आएगा, खरपतवार भी आ जाएगा। दूसरा है उच्च कीट और रोग संक्रमण। खरपतवार रोगों और कीटों के लिए वैकल्पिक पोषण कि जब एक विशेष मेजबान रूप में कार्य करता है की मृत्यु हो जाती है। तो कीट रोग रहते हैं, खरपतवार पर जीवित रहते हैं। जब मौसम फिर से अनुकूल हो जाता है तो जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। मुख्य फसल को नुकसान होता क्या है, खरपतवार चूँकि जल्दी मरता नहीं है, ये हमेशा फसल ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये रहते हैं तो कीट होते हैं जो इन पे बने रहते हैं, जिंदा रहते हैं। जब फसल आएगी तो फिर ये अटैक करेंगे। तो ये खरपतवार कीड़ों को भी बढ़ाते हैं, रोगों को भी बढ़ाते हैं, है ना। तीसरा है फसल शक्ति स्वास्थ्य को कम करना। खरपतवार स्थान, प्रकाश, पोषण, नमी आदि के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जायज़ बात है। वे फसल पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य आवश्यक तत्वों से वंचित करते हैं। मुख्य फसल की वृद्धि प्रभावित होती है, इसलिए संक्रमित खेत से प्राप्त उपज बहुत कम है। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बगल में लगे रहेंगे तो पोषक तत्व भी लेंगे, और वो पोषक तत्व पौधों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे अपने पौधा फसल क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है ना। चौथा है कृषि कार्यों में रुकावट। सब्जी के खेत में भारी खरपतवार खेत के कार्यों जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, नाली की तैयारी आदि समस्या पैदा करते हैं। ये सभी कारक फसल के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, अंततः उपज को कम करते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि खरपतवार होने से जुताई, निराई, गुड़ाई नहीं हो पाती है और फसल लेट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक भौतिक विधियाँ वर्णन कीजिए। यांत्रिक और भौतिक विधियाँ खरपतवार कंट्रोल की कौन कौन सी हैं, उनको लिखना है। ठीक है, तो यांत्रिक और भौतिक में पहली कौन सी आती है, खरपतवार की कटाई करके। आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, उसकी कटाई करके। तो घास की वनस्पति कटाई छटाई करना होता है। यह खरपतवार पर बीज निर्माण को रोकता है। विशेष रूप से लॉन में जांच के तहत खरपतवार के विकास को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, अन्यथा इस खरपतवार नियंत्रण की अन्य विधियों का पालन करना चाहिए। यह बारहमासी की शाखाओं में फैल जाता है और इसलिए कम उगने वाली खरपतवार एक समस्या बन जाती है। ठीक है, तो खरपतवार को काट कर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों में कटाई द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, पहला हेडिंग है ना। दूसरी काय के द्वारा, खेत की जुताई करके। खेत की जुताई करके भी आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, आप इस तरफ देख रहे होंगे, ट्रैक्टर के इस तरफ खरपतवार लगे हुए हैं, इस तरफ ख़त्म हो गए, तो जुताई करके भी आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। यह फसल की पंक्तियों में पौधों के बीच की खुली मिट्टी को ढकने का अभ्यास है। मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ, अवशेष, मसाला अवशेष, पॉलीथीन, कागज द्वारा कवर किया जाता है। गीली घास के साथ कवर फसलों के बीच उगाकर क्षेत्रों में सूरज की रोशनी को रोकता है। अंधेरे के कारण खरपतवार अंकुरित नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें चूँकि लेखा अलग है, ये लैंग्वेज अलग है, आपको ये जानना है जुताई करके कैसे जुताई करके खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, होइंग क्या है, खा नंबर है होइंग। होइंग, इसको पढ़ते हैं। पंक्ति फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कोदाल प्रथा बहुत प्रभावी है। यह सदियों से व्यापक रूप से निराई के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। होइंग में क्या करते हैं, आप कोदाली लेके जुताई खुदाई कर देते हैं, जहाँ खरपतवार है तो हट जाते हैं। ठीक है ना। ठीक, होइंग, चूँकि होइंग होइंग डबल वार लिखा है ना, इसको एक को हटाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हट गया। तो होइंग यानी खुदारी से या हाथ से इसको अलग कर सकते हैं खरपतवारों को। ठीक है, बीट को या खरपतवारों को, तो इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है 5वां। खरपतवारनाशी के अनुप्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लिखिए। अब खरपतवारनाशी अगर आप डाल रहे हैं खेत में दवा, तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आप सावधानी बरतते हैं वो इसको पढ़ लेते हैं, क्या सावधानियाँ होती हैं।
पहला है अनुप्रयोग से पहले लेबल पर लिखे गए निर्देशों को पढ़ें, उनका पालन करें। ठीक है, दवाई में जो निर्देश लिखे हैं उसको पढ़ें और पालन करें, पहला है ना। दूसरा, अपने स्प्रे उपकरणों की जांच करें, अच्छी चालू स्थिति में रखें। ठीक है, जिन मशीनों से डालना है दवाई को वो सही है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है, उनका सही होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तीसरा है, खरपतवारनाशी के छिड़काव के दौरान हमेशा दस्ताने, टोपी और मास्क को पहनें, ये आपको दवा छिड़कने से पहले पहनना है। चौथा है, प्रसारण की बजाय एक बैंड के रूप में हर्बिसाइड का उपयोग करें। ठीक है, बैंड या ब्रांड के रूप में उपयोग करना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, गर्मी धूप के दिन में तेज हवा की स्थिति में उपयोग ना करें, मतलब हवा तेज चले तो आप दवा ना डालें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। छठवां है, बारिश से ठीक पहले और बाद में इसका प्रयोग, बारिश के पहले या बाद में दवा ना छिड़कें। ठीक है, खुले मौसम में आपको दवा डालनी है। ठीक। सातवां है, छिड़काव क्षेत्र में जानवरों और श्रमिकों के प्रवेश से बचें, जहाँ आपने दवा डाली है वहाँ जानवर और लोगों की ना जाने दें। ठीक है, 2-4 दिन। आठवां है, प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार होने पर पोस्ट उभरती हुई शाकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है जब पौधा छोटा हो तो पोस्ट उभरती यानी प्री इमरजेंस का उपयोग कर सकते हैं। नौवां है, सब्जी के खेत में प्रमुख खरपतवार प्रजातियों का रिकॉर्ड बनाएं और अगले सत्र के लिए शेड्यूल की योजना में इसका उपयोग करें। ठीक है, आपको पहले से तैयार करना है प्लानिंग कि हमें अगले साल कौन सी फसल बोना है, उसके लिए खरपतवारनाशी क्या है, कितने खरपतवार उगेंगे, कौन से हमारे खेत में उगता है, ये प्लानिंग पहले से आपको ध्यान रखनी है। 10वां है, खेत की साफ सफाई वाले क्षेत्रों में प्रतियोगी फसलों को खरपतवार क्षेत्रों और गैर फसलों का उगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको साफ सफाई रखना है और फसल बोएं उसको साफ करके बोएं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला, खरपतवारों का वर्गीकरण किससे है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण क्या है। पहला है वार्षिक खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो एक वर्ष में अपना जीवन चक्र कर लेते हैं वार्षिक खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, इसमें खरपतवार के ऐसे समूह जो बीज से उगते हैं एक वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। आमतौर पर इस तरह के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। हालांकि इसकी अधिक संख्या और बड़ी मात्रा भी बीज और तेजी से विकास के कारण ये बहुत स्थिर है। बारहमासी खरपतवारों की तुलना में उनके पास उच्च लागत खरपतवारों की सब्जी फसलें काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं। इन्हें आगे समूह में रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये जानना है केवल वार्षिक खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं वो वार्षिक खरपतवार कहलाते हैं। इनके नीचे समूह ये हैं, ग्रीष्मकालीन खरपतवार है ना। पहला कौन सा है, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ये आपको केवल इतना जानना है, इसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा ध्यान रहेगी नहीं क्योंकि रखना भी नहीं है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन खरपतवार वो खरपतवार हैं जो गर्मी के दिन में उगाए जाते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में बो दे जाते हैं, जून जुलाई में मई जून में काट लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे खरपतवार ग्रीष्मकालीन खरपतवार कहलाते हैं सॉरी फसल कहलाती है। ठीक है, खरपतवार जो इस समय उगते हैं वो ग्रीष्मकालीन खरपतवार कहलाते हैं। सुबह पढ़ लेते हैं। ये वार्षिक खरपतवार बसंत के मौसम में अंकुरित होते हैं। गर्मियों के दौरान इनका अधिकांश विकास होता है, मिट्टी के निष्क्रिय रहते हैं। आमतौर पर गर्मियों में वार्षिक खरपतवार के रूप में शामिल जेंथियम, कनबोनबुलस, अरमेंथिस, कैनोपोडियम, डिजिटायरिया, क्रेप घास खरपतवार गर्मियों के फसलों जैसे टमाटर, काली मिर्च, खीरा फसलों में बसंत ऋतु में सब्जियों में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गर्मी में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें उगते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन खरपतवार कहलाते हैं। शीतकालीन खरपतवार वो खरपतवार कहलाते हैं जो सर्दी के मौसम में उगते हैं। ठीक है, ये गर्मियों में देर और सर्दियों के दौरान अंकुरित होते हैं। इनमें आमतौर पर फूल आते हैं और मरने से पहले शुरुआती गर्मियों में बीज पैदा करते हैं। ठीक है, गर्मी में बीज हो जाते हैं इनमें। गर्मियों के महीनों के दौरान बीज मिट्टी निष्क्रिय रहता है क्योंकि मिट्टी का उच्च तापमान और अंकुरण को रोकता है। सर्दियों के वार्षिक खरपतवार में शामिल चीटग्रास, कैप्सेल, शेकोल, ये इनके नाम हैं। ठीक है, तो इनको देख लेंगे आप लोग। सर्दियों के मौसम में सर्दियों में जो फसलें लगती हैं उसमें जो खरपतवार उगते हैं वो सर्दियों के मौसम वाले खरपतवार कर लेते हैं। ठीक है, सर्दियों में कौन सी फसलें लगती हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज, लहसुन, गोभी आदि। ठीक है गाइस, अगला है खरपतवारों का वर्गीकरण। द्विवर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। ठीक है,
एक वर्षीय 1 वर्षों में करते हैं, 2 वर्षीय 2 वर्षों में करते हैं। ठीक है, इनका जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा हो जाता है, इन्हें द्विवर्षीय खरपतवार कहते हैं, है ना। नुकसानदायक खरपतवार जंगली घास, बोलथीरस आदि। ठीक है, अगला है बारहमासी खरपतवार। बारहमासी खरपतवार, इन खरपतवारों का अपना जीवन चक्र करने के लिए 2 वर्ष से अधिक का समय लगता है और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। वे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं, वनस्पति रूप से फैलते हैं, इन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है। सरल बारहमासी। ठीक है, बारहमासी भी जो 2 या 3 साल से अधिक अपना जीवन चक्र चलाते हैं वो बारहमासी खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सरल बारहमासी, ये बारहमासी खरपतवार केवल बीज द्वारा फैलते हैं, ना कि वनस्पति साधनों द्वारा। हालांकि पौधे के कटे हुए टुकड़े नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। इन खरपतवारों की जड़ें मसल्स होती हैं, बहुत बड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वन थॉर्न, प्लेंटेंगो चौड़ी पत्ती वाला पौधा, और फाइटोलक्का बारहमासी खरपतवार है। ठीक है, ये था खरपतवारों को वर्गीकरण। खरपतवार इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है गाइस, आप सभी की हेडिंग जान लेंगे। हेडिंग के अनुसार 2-2 लाइन की डेफिनेशन, जिसको आप याद कर सकें, जो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, 1-2 उदाहरण आना जो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण की सांस्कृतिक विधियों का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक विधियों में क्या आता है? सांस्कृतिक विधियों में पहला क्या आता है? फसल का चक्रीकरण। फसल चक्रीकरण क्या है तो इसको पढ़ लेते हैं। अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में उगती हैं। मोनो संस्कृति में एक विशेष प्रकार की खरपतवार विशेष प्रकार की फसलों के साथ उगती है। फसल चक्रीकरण खरपतवार के जीवन चक्र को तोड़ने और किसी भी खरपतवार की प्रजाति को हावी होने से रोकने में मदद करता है। फसल चक्रीकरण क्या कहलाता है? फसल को बदल के बोना, चक्रण करके बोना। ठीक है, फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है, आपके जो गेहूं में फसल खरपतवार लगते हैं, अगले साल आप चना लगाएंगे तो वो ना उगेंगे। ठीक है, जैसे गेहूं का मामा गुली डंडा और जंगली जई जो गेहूं में उगते हैं तो वो चना लगाने से नहीं उगेंगे, है ना। तो आपको फसल का चक्र बदलते रहना है तो आपके खरपतवार कम होंगे। ठीक है, ये सांस्कृतिक विधि है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है? एक ही समय में एक दूसरे के बगल में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। इंटरक्रॉपिंग खरपतवार प्रणाली की तुलना में बेहतर खरपतवार को दबाती है। यह खरपतवार प्रबंधन के लिए फसलों को उपकरण के रूप में उपयोग करने के लाभ देता है। इंटरक्रॉपिंग से लाभ क्या है? इससे भी खरपतवार कंट्रोल होते हैं, क्योंकि 2 फसलें आप लगाते हैं तो खरपतवार उगने के लिए बहुत कम स्पेस रह जाता है। ठीक है, तो भी नहीं उगते हैं, कंपटीशन होता है, इसकी वजह से भी नहीं उगते। ठीक है, रोपाई। अगला है क्या? रोपाई। रोपाई को देखते हैं। स्वस्थ और रोग मुक्त करने के लिए 4 से 6 सप्ताह पुराने रोपाई को प्रतिरोपित किया जाना चाहिए। इसके पास खरपतवार के मुकाबला करने की क्षमता होती है। ठीक है, रोपाई सेंस क्या है? आपको पौधा जो नर्सरी में लगाया उसे ट्रांसप्लांट करेंगे कहाँ? खेत में। तो जैसी रोपाई करेंगे तो चूंकि रोपाई 4 से 6 सप्ताह पुरानी रोपाई पौधे को रोपित करते हैं, तब तक खरपतवार उग ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपके पौधे के कंपटीशन खरपतवार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, खरपतवार जब तक उगेगा तब तक आपका पौधा लंबा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेस नहीं बचेगा खरपतवार के लिए, तो वो नहीं उगेगी। जैसे धान में जो रोपा लगाते हैं धान, उसमें खरपतवार बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, वो जो छिटका लगाते हैं उसमें साथ में उगते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे गाइस देख सकते हैं अभी इंटरक्रॉपिंग की गई है यहाँ पे, है ना। वीट के साथ पी लगाया गया है। ठीक है, मतलब गेहूं के साथ मटर लगाया गया है, ना। चिकपी कनाडा लगाया गया है चने के साथ, है ना। यहाँ वीट के साथ चीना लगाया गया है, पी के साथ चना लगाया गया है ना। मक्का और मटर और चना लगाया गया है ना। यहाँ मक्का, गेहूँ, चना लगाया गया है। ठीक है, तो ये इंटरक्रॉपिंग है, यानी एक ही जगह पर 2-3 फसलों को उगा लेना एक ही समय में, उसे क्या बोलेंगे? इंटरक्रॉपिंग। इसमें खरपतवार बहुत कम उगता है इंटरक्रॉपिंग करने से। ठीक है, अगला है मिट्टी का सौरीकरण। इससे भी खरपतवार कम होता है। कैसे? सांस्कृतिक विधियों में यह आता है, आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक विधियाँ
यह सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के माध्यम से मिट्टी के तापमान को बढ़ाने की विधि है ताकि यह बीज से खरपतवार या अन्य प्रसार को नष्ट कर दे। 4 से 6 सप्ताह के लिए अत्यधिक गर्मी के दौरान काली पॉलीथीन के साथ मिट्टी को कवर करके सौरीकरण किया जाता है। धूप की तीव्रता के आधार पर मिट्टी का तापमान 40 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा कई बार से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। समझ गए? मैंने आपको पहले भी बताया था, सूर्य की किरणों से खरपतवारों के कई सीड बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवार नहीं हो पाते हैं। ठीक है गाइस, तो सौरीकरण से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी विधि है सांस्कृतिक विधि में, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की। क्वेश्चन अगला है अपना, क्वेश्चन नंबर 3, हर्बिसाइड का अनुप्रयोग को बताइए। हर्बिसाइड यानी जो खरपतवार मारने की दवा होती है, हर्बिसाइड कहते हैं, उसको कैसे उपयोग करते हैं, इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट होगा अपना, है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण की सफलता हर्बिसाइड के अनुप्रयोग की विधि पर निर्भर करती है। खरपतवार नियंत्रण की सफलता खरपतवार के प्रयोग की विधि पर निर्भर करती है। हर्बिसाइड केवल लक्षित फोकस पर सही रूप से मापी गई मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न उपकरणों का उपयोग फॉर्मुलेशन के अनुसार खरपतवारनाशी प्रयोग किया जाए। छोटी जोत या ग्रीन हाउस में पैक हैंड पंप स्प्रेयर डस्टर के माध्यम से लगाया जा सकता है। बड़े खेतों खेत ट्रैक्टर इकाई अधिक वांछनीय हो सकती है। बड़ी नर्सरी के में पूर्ण क्यारी को कवर करने के लिए ओवर द टॉप स्प्रेयर सबसे अच्छा हो सकता है। फ्लैट फैन नोजल जो समान रूप से एक उफान पर होते हैं का उपयोग पूर्व उभरने वाले हर्बिसाइड सूत्रों सबसे समान वितरण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। खरपतवारों का पश्चोद्भव हर्बिसाइड का छिड़काव के मामले में एक बूम पर खोखले शंकु नालिका का उपयोग किया जाता है। ग्रैनुलर हर्बिसाइड का सामान्य प्रकार स्प्रेड के माध्यम से लागू किया जा सकता है। हर्बिसाइड के ग्रैनुलर्स स्प्रेयर्स के ड्रॉप प्रकार साइड थ्रो प्रकार द्वारा फैलाया जा सकता है। मतलब आपका हर्बिसाइड का अनुप्रयोग जैसी आपकी फसल है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्प्रेयर का उपयोग करना है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर वाले अधिक एरिया है, ग्रीन हाउस है तो पंप, है ना, हैंड पंप स्प्रेयर डस्टर से भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना है जिस अकॉर्डिंग आपकी फसल है। जैसे बड़ी फसल है तो उसके लिए फुट स्प्रेयर का उपयोग करेंगे, छोटी फसल है तो उसके लिए नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करेंगे। तो ये जिस प्रकार की फसल है उसी प्रकार से आपको इसका हर्बिसाइड का अनुप्रयोग करना है उपकरणों का। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये इकाई 2 समझ आ गया होगा। जिसको भी अच्छे से ना समझ आया है वो दोबारा से वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर देख लें क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है ना गाइस, ओके, दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू, बाय बाय।